हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज में जो ये आपका टेस्ट सीरीज है, ये आपका टेस्ट नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो ये जो आपका यूथ पब्लिकेशन का बुक है, इसी में जो आपका टेस्ट सीरीज दिया है 16, उनको हम कर रहे हैं। तो चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। वो सब क्वेश्चन वही है, सिर्फ आपके ये जो क्वेश्चन है, इनको आपको इस आपके नोट पर ले लिया गया है, ताकि यहाँ पर हमको थोड़ा सा स्पेस मिल सके आपको समझाने के लिए। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जिन लोगों ने पिछले जितने भी टेस्ट सीरीज आए उनको नहीं देखा है, तो प्लीज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा क्या करें कि भारत सरकार द्वारा फरवरी 2026 में क्या हुआ था, एक शिखर सम्मेलन हुआ था जिस पर काफी विवाद चला था। किस प्रमुख वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की गई है, मतलब ये हो गया है शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो भारत सरकार ने इस शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी की है, वो कौन से शिखर सम्मेलन की, मतलब ये जब क्वेश्चन बना था तब नहीं हुआ था, अभी ये आपका शिखर सम्मेलन क्या हुआ है, हो गया है। तो ये कौन सा शिखर सम्मेलन है, ये बताना है। तो वो कौन सा शिखर सम्मेलन है, उस शिखर सम्मेलन का नाम है भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन। क्या नाम है? भारत एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन का नाम है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कहता है कि ये शिखर सम्मेलन हुआ क्या है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, ये शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो ये फरवरी 19-20 2026 को हुआ था। कब हुआ था? ये आपका फरवरी 19-20 2026 को ये शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अब देखिए ये जो शिखर सम्मेलन है, इससे पूर्व कहाँ हो चुका है? ये देखिए, ये शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की वजह से ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। ठीक है, तो इससे पहले ये 2003 में, तो याद रख लेंगे 2003 में ये यूके में हो चुका था। ठीक है, वो सॉरी 2023 में, 2023 में यह यूके में हो चुका था। इसके बाद आपका 2024 में, 2024 में आपका साउथ कोरिया सियोल, ठीक है, तो याद रख लेंगे सियोल में हो चुका था। कहाँ पे? सियोल में। ठीक है, 2025 में ये कहाँ हुआ था शिखर सम्मेलन? तो ये पेरिस में शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो 2023 में आपका यूके में हुआ था, 2024 में आपका सियोल में हुआ था, 2025 में ये पेरिस में हुआ था, और 2026 में ये कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। नई दिल्ली में कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ। याद रख लेंगे, भारत मंडपम में। लेकिन आपको ये याद करना है, ये कौन से मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व थी। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट। ठीक है, 2026, 19 से 20 फरवरी 2026 को, 19-20 फरवरी 2026 को इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मिनिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मिनिस्ट्री ने इसमें इन्वॉल्व था, ये याद रख लेंगे। 2023 में यूके में हुआ था, 24 में सियोल में, 25 में पेरिस में, 26 में नई दिल्ली में हुआ। इतना आप अगर याद कर लेंगे तो आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब देखिए, नई दिल्ली कहाँ पे हुआ? भारत मंडपम, भारत मंडपम में हुआ। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपको याद रखना है। इतने चीजें से ज्यादा आपका कुछ पूछने वाला नहीं। हाँ, इस पर एक चीज और याद रख लेंगे, ये किस पर केंद्रित था, ये आपको बताना है। तो ये किस पर केंद्रित था? जो एआई समिट था हमारा, ये किस पर केंद्रित था? किस पर कम केंद्रित था? प्यूपुल। ठीक है, तो ये प्यूपुल आपका प्लेनेट, ठीक है, प्लेनेट, प्यूपुल प्लेनेट एंड प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस पर केंद्रित था। प्यूपुल प्लेनेट एंड प्रोग्रेस पर ये केंद्रित था। ठीक है, तो याद रख लेंगे, प्यूपुल प्लेनेट एंड प्रोग्रेस पर। तो इतना याद रख लेंगे। ठीक है, ट्रिपल पी पर ये केंद्रित था। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा आपसे। नहीं, देखते हमारा क्या कह रहे हैं। जगदीश चंद्र बसु को दुनिया के पहले रेडियो वैज्ञानिक के रूप में पहचान क्यों मिली? कह रहे हैं जो सिंह बसु बसु हैं, इनको दुनिया के पहले रेडियो वैज्ञानिक के रूप में पहचान क्यों मिली? अगर अच्छा लगेगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है,
तो इनको क्यों मिली? तो याद रख लेंगे, इनको इसलिए मिली है क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, मिलीमीटर तरंगों के प्रदर्शन के लिए मिला था। याद रख लेंगे किसके लिए? इनको मिला था मिलीमीटर के तरंगों को प्रदर्शन के लिए। मतलब ये क्या किए थे, कोलकाता में बिना सिग्नल के, तो ये आपको मतलब बिना तार के इन्होंने सिग्नल को भेजा था, ठीक है, बिना तार के, ठीक है। इन्होंने दुनिया का पहला वेब गाइड, याद रख लेंगे, वेब गाइड, और दूसरा क्या है, हॉर्न एंटीना, हॉर्न एंटीना, इसको भी बनाया था, ठीक है। तो ये भी दोनों याद रखेंगे, वेब गाइड, हॉर्न एंटीना बनाया था। इन्होंने मिलीमीटर तरंगों के प्रदर्शन के लिए इनको क्या है, वैज्ञानिक के रूप में, दुनिया के पहले रेडियो वैज्ञानिक के रूप में पहचान क्यों मिली? क्योंकि मिलीमीटर तरंगों के प्रदर्शन के लिए, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है, करें उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? अब कह रहे हैं उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है वो ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? टाइफून के नाम से, चक्रवात के नाम से, हरिकेन के नाम से, बिली बिली के नाम से। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? बिली बिली के नाम से जाना जाता है। आप अपने कॉपी में एक पेज लिया करिए, उसमें 1 से 50 क्वेश्चन रखा करिए। जो आपका सही हो उसको टिक लगा दीजिए, जो गलत हो उसको गलत, क्योंकि मैं तुरंत क्वेश्चन तो बता नहीं देता, आपका थोड़ा सा समय लगता है, तो इसीलिए आप क्या करिए, आपको पता भी चलेगा हमारा कितना सही है कितना गलत है। तो ऑस्ट्रेलिया में इसको बिली बिली के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर हरिकेन, ठीक है, सबका लिख लीजिए। हरिकेन की मतलब जो है वो यूएसए और मैक्सिको में, तो यूएसए एंड मैक्सिको, ठीक है, यूएसए एंड मैक्सिको में जाना जाता है किसका, हरिकेन, यूएसए एंड मैक्सिको की खाड़ी में, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। टाइफून कहाँ जाना जाता है? टाइफून, टाइफून आपको कहाँ जाना जाता है? तो टाइफून आपका जापान में जाना जाता है, जापान याद रख लेंगे। जापान के बाद आपका चाइना याद रख लेंगे, और चाइना के बाद क्या याद रख लेंगे, फिलीपींस याद रख लेंगे, ठीक है। तो फिलीपींस, यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, टाइफून बोला जाता है। टाइफून जापान, चीन, फिलीपींस में इसको बोला जाता है, ठीक है। जापान, चीन, फिलीपींस में टाइफून, हरिकेन यूएसए और मैक्सिको की खाड़ी में। साइक्लोन कहाँ बोला जाता है? तो याद रख लेंगे, साइक्लोन, ठीक है। तो साइक्लोन कहाँ बोला जाता है ये बताना है। तो साइक्लोन कहाँ बोला जाता है? हिंद महासागर में, ठीक है, हिंद महासागर में बोला जाता है। जैसे आपका इंडिया हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, ठीक है, तो बांग्लादेश, इंडिया, ये सब जो एरिया है यहाँ पर साइक्लोन बोला जाता है, ठीक है। तो याद रख लेंगे, हरिकेन यूएसए मैक्सिको में, टाइफून जापान, चीन फिलीपींस में, साइक्लोन हिंद महासागर में, और बिली बिली कहाँ पे बोला जाता है? तो बिली बिली आपका कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली बोला जाता है। याद रखिए, बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, देखते हैं, करें कौन सी एक्सेल सुविधा आपको किसी सेल में डेटा प्रविष्ट के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देती है, जिससे अमान्य डेटा की प्रविष्टि को रोका जा सके, जिससे अमान्य जो डेटा प्रविष्टि होती है उसको रोका जा सके। अब इसमें क्या होता है, देखिए, कभी भी कोई चीज आप क्या करते हैं, डेटा का सत्यापन करते हैं, कहते हैं नहीं ये कितना कौन कौन सा डेटा है जो हमारे यूज का है, तो डेटा वैलिडेशन वो फॉर्म होता है। जो डेटा वैलिडेशन होता है उसमें क्या होता है, उसमें देखा जाता है कि उसकी फाइल कितनी लार्ज है, कितनी स्मॉल है, ये देखा जाता है। टेक्स्ट कैसा लिखा गया है, उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट है कि नहीं है, ठीक है। डेटा की लिस्ट, हर चीजों को निर्धारित किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, डेटा वैलिडेशन कहते हैं। तो याद रख लेंगे उसको क्या कहते हैं, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। डेटा वैलिडेशन क्या होता है? तो डेटा वैलिडेशन आपका डेटा सत्यापन होता है। तो कौन सी एक्सेल सुविधा आपको किसी सेल में डेटा प्रविष्टि के लिए मानदंड निर्धारित करने की अनुमति देता है, जिससे अमान्य डेटा की प्रविष्टि को रोका जा सके? तो वो क्या है, डेटा सत्यापन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं, करें एमएस वर्ड में मेल सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कह रहे हैं जो एमएस वर्ड होता है उसमें मेल जो सुविधा होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, मेल सुविधा का? तो ये क्या करता है, मुख्य दस्तावेजों को डेटा स्रोत के साथ मर्ज करके व्यक्तिगत दस्तावेज बनाता है। तो याद रख लेंगे, जो याद रख लेंगे
जो मुख्य दस्तावेज होता है उसको डेटा के साथ मर्ज करके और एक व्यक्तिगत आपका पर्सनल चीजें बना देता है। ठीक है, तो याद रख लेंगे यहाँ पर क्या होता है, जैसे पत्र हुआ, लेखन हुआ, ईमेल हुआ, ये सब करता है काम। ठीक है, तो डी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, करें होस्ट कंप्यूटर नाम के दो अंतिम दो भाग के समूह के रूप में क्या कहा जाता है। करें जो होस्ट कंप्यूटर नाम के अंतिम दो भाग के समूह के के रूप में डोमेन कहा जाता है। क्या है, डोमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वो क्या, डोमेन कहा जाता है। देखिए अंतिम दो भाग में, अब इसमें होता क्या है, जैसे आपका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। जैसे मैं आपको कौन सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ होस्ट। ठीक है, होस्ट डॉट एग्जाम्पल। ठीक है, ये होस्ट डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। तो ठीक है, तो ये डोमेन होता है होस्ट। इसके बाद होस्ट नेम होता है, तो याद रख लेंगे एग्जाम्पल डॉट कॉम जो है, ये देखिए एग्जाम्पल डॉट कॉम जो है डोमेन नेम के अंतिम दो भाग हैं। कौन से, एग्जाम्पल और कॉम। ठीक है, सामूहिक रूप से इन्हीं को क्या कहा जाता है, डोमेन कहा जाता है। तो याद रख लेंगे डॉट कॉम, यही डॉट कॉम क्या होता है, डोमेन होता है। याद रख लेंगे क्या होता है, डॉट कॉम डोमेन होता है। ने देखते हैं, क्या करें, प्रोटोकॉल का एक स्तरित सेट कौन सा है। करें प्रोटोकॉल का एक स्तरित सेट कौन सा है, प्रोटोकॉल का एक स्तरित सेट कौन सा है, ये बताना है। तो प्रोटोकॉल का एक स्तरित सेट क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, टीसीपी और आईपी कहलाता है। क्या कहलाता है, टीसीपी। अब देखिए टीसीपी फल का फुल फॉर्म याद रख लेंगे, कई बार पूछता है। तो क्या होता है, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांस, याद रख लेंगे ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका नाम होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और इसके बाद यहाँ पर आईपी लिखा गया, आईपी। आईपी का क्या होता है, तो आईपी क्या होता है, ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट जो क्या करता है, इंटरनेट और अन्य नेटवर्क को डेटा ट्रांसमिशन करने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो इसमें कितनी लेयर होती है, यह किया करता है, ये डेटा ट्रांसफर करने में सक्षम करता है। ठीक है, इसमें लेयर कितनी होती है, इसमें 4 लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है, एप्लीकेशन एक होती है, एक होता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो एक ट्रांसपोर्ट होता है, एक होता है इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट होता है। ठीक है, तो एक इंटरनेट होता है, एक होता है आपका लिंक लेयर। ठीक है, तो एक आपका लिंक लेयर होता है। तो ये याद रख लेंगे, ये टीसीपी आईपी क्या होता है, इसके 4 लेयर होते हैं। कौन सा, एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, इंटरनेट होता है, लिंक लेयर होता है। इन चारों को याद रख लेंगे। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी का फुल फॉर्म होता है, आईपी का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और लिंक लेयर इसका काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। तो करें प्रोटोकॉल का एक स्तरित सेट कौन सा है, तो प्रोटोकॉल का एक स्तरित सेट क्या होता है, टीसीपी आईपी एक स्तरित सेट होता है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, हमारा करें यूपीआई किस सेवा का एक उन्नत संस्करण है। पहले देखिए वो सेवा होती थी, जब आपका यूपीआई नहीं चला था तो वो सेवा आपका वर्क करता था। वो कौन सा सेवा था, तो ये याद रख लेंगे, उस सेवा का नाम क्या था, उसका नाम था IMPS। ठीक है, याद रख लेंगे क्या है, IMPS। ठीक है, तो उसी का ये उन्नत संस्करण था, IMPS। इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस क्या कहलाता है, क्या है, इंटरमीडिएट पेमेंट सर्विस कहलाता है। अब यही जो यूपीआई है आपका आ गया है, इसी ये यूपीआई इसी का एक उन्नत संस्करण है। कहते नहीं आपका 4G आ गया, इसके 5G, बस 7G वही। अब ये यूपीआई कौन की संस्था डील करती है, तो ये किसके द्वारा बनी है, तो ये किसके द्वारा बना है, तो एनपीसीआई के द्वारा बना है। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म याद रख लेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल, याद रख लेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल
पेमेंट, याद है पेमेंट, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, और ये एनपीसीआई जो होता है यूपीआई को डील करती है, तो याद रख लेंगे यूपीआई को डील करता है। अब जो यही आईएमपीएस था, लेकिन इसका ये मॉडर्न जनरेशन है यूपीआई, और यूपीआई को कौन विकसित किया है? एनपीसीआई, ठीक है, ये याद रख लेंगे। तो यूपीआई किस सेवा का उन्नत संस्करण है? तो ये क्या है? आईएमपीएस, ये देखते हैं ना बैंक वैंक में होता है, आईएमपीएस इसी का उन्नत संस्करण है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, स्मार्ट कार्ड होता है, का उपयोग करके भुगतान करना लेन देन का उदाहरण। जैसे आप क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या स्मार्ट कार्ड से लेन देन नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है ई मनी। याद रख लेंगे क्या बोला जाता है उसको? ई मनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उसको ई मनी बोला जाता है, तो याद रख लेंगे ई मनी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न है कौन सा वीडियो का एक प्रारूप नहीं है? वीडियो, इसमें कौन वीडियो से आप क्या करते हैं, जब फाइल सेव करते हैं तो कभी आपका MP4 में पूछता है कि MP4 में करें कि आपका AVI में करें, क्या कर रहे हैं मतलब कौन सा एक नहीं है यहाँ बताना है। कहें AVI में करें कि WMV में करें कि MCQ, तो होता ही नहीं, इसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? तो आपका ये आपका नहीं है, तो याद रख लेंगे ये भी है और ये भी है। MSQ नहीं है, तो MSQ क्या होता है? मोटिवेशनल स्ट्रक्चर प्रश्न होता है, तो मोटिवेशन स्ट्रक्चर प्रश्न होता है। डब्लू WMV ये आपका वीडियो का एक प्रारूप होता है, MP4 वीडियो का प्रारूप होता है, AVI भी आपका वीडियो का एक प्रारूप होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, MSQ नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, करें निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है, ठीक है। ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से उचित नैतिक व्यवहार की खोज को प्रदर्शित करता है, ये बताना है। तो कौन सा है? तो वो कौन सा है? साइबर एथिक्स होता है। करें नैतिक ना, अब देखिए यहीं से पता चल जाए नैतिक मतलब यहाँ भी आपकी नैतिक नैतिक चीजें जुड़ती हैं, ठीक है। ये यहाँ भी इथिक्स काम करता है, हर फील्ड में आपका एथिक्स काम करता है। कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज करने से खोज को संदर्भित करता है? तो ये याद रखें क्या है? साइबर एथिक्स होता है, उसको क्या कहते हैं आप? साइबर एथिक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को कहा जाता है, जब मानव जैसे रोबोट दिखते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को ह्यूमनाइड रोबोट कहा जाता है। देखिए सिंपल ही क्वेश्चन है, ह्यूमनाइड, मानव जैसे दिखने वाले रोबोट को क्या कहा जाता है? ह्यूमनाइड कहा जाता है, ह्यूमनाइड। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, इनमें से कौन सा IoT प्लेटफॉर्म अमेजन अमेजन द्वारा प्रदान किया जा गया है? क्या करें, कौन सा जो IoT इंटरनेट ऑफ थिंग जो अमेजन के द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है, वो कौन सा है? तो कौन सा है? वो होता है AWS, ठीक है, AWS, ठीक, अमेजन वेब सर्विसेज IoT कोर अमेजन AWS द्वारा प्रदान किया गया IoT प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये कौन सा है? AWS IoT कोर है, ठीक है। IoT प्लेटफॉर्म अमेजन द्वारा प्रदान किया गया है AWS IoT कोर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, करें निम्न में से कौन सा एक रोम नहीं है? करें रोम नहीं है यहाँ पर। तो रोम के कितने प्रकार होते हैं? तो रोम याद रख लेंगे, अगर हम यहाँ पर रोम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर रोम के बारे में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें रोम का प्रकार या रोम में क्या होता है, एक होता है पी रोम, ठीक है, एक होता है ईपी रोम, ईपी रोम होता है, एक होता है डबल ई, ठीक है, डबल ई पी रोम होता है, ठीक। तो ये यहाँ पर क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, रीड ओनली इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। तो याद रख लेंगे इसमें जो डाटा होता है वो हमेशा के लिए सेव होता है, ठीक है, इसको इरेज नहीं किया जा सकता, इसको इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है, ठीक है।
ईपी रोम को अल्ट्रा वायलेट के थ्रू, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिकली इरेज किया जा सकता है। तो ईपी रोम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली ई प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक। तो ये याद रखें, ईडीपी रोम यहाँ पर नहीं होता है। क्या होता है, ईडीपी रोम यहाँ पर नहीं होता, ये किसी रोम का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो ये भी है, ठीक है। इसमें डाटा नहीं रिमूव किया जाता, ये दोनों में रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। पी रोम में डाटा रिमूव नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो बताइए, मतलब एक बड़ा नेटवर्क एक जुड़ना है, तो उसमें कौन सी प्रक्रिया जुड़ते है। तो ये बड़ा नेटवर्क के लिए क्या होता है, जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर जब बड़े नेटवर्क का को जोड़ा जाता है तो उसमें क्या जोड़ा जाता है, इंटर नेटवर्किंग होता है। तो याद रख लेंगे क्या होता है, इंटर नेटवर्किंग होता है, ठीक है। इसमें नोड्स और सेगमेंट के बीच का संबंध होता है। तो क्या होता है, इंटर नेटवर्किंग होता है। ये कहाँ इंटरकनेक्शन किया जाता है, तो सार्वजनिक स्थानों पर, निजी, वाणिज्य, कमर्शियल स्थानों पर, औद्योगिक, सरकारी नेटवर्क यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो बड़े स्थानों पर इंटर नेटवर्किंग होता है, इंटर नेटवर्किंग ये बड़े स्थानों पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा सूक्ष्म जीव जिम्मेदार होता है। कहें दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा सूक्ष्म जिम्मेदार होता है, तो सिंपल क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, कॉपीराइट का संरक्षण लेखक की मृत्यु के बाद कितने वर्ष तक रहता है। जैसे कोई आपने बुक लिख दिया है तो उसका बुक का कोई कॉपीराइट ना कर सके, तो मान लीजिए लेखक कब तक उसको अपने कॉपीराइट, तो जो कॉपीराइट का होता है मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक बना रहता है। मान लीजिए लेखक की मृत्यु क्या हो गए, 50 साल में हो गई, ठीक है। तो वो 60 साल तक क्या होता है, बना रहेगा। तो यार भारत में साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के लिए जो कॉपीराइट है, लेखक की जो मृत्यु होती है उसके 60 वर्ष तक वो बना रहता है, ठीक है। मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद ने कोई कहानी लिखी तो उनकी कॉपीराइट ना, वो आपका उनके मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक बना रहेगा, ठीक है। तो याद रख लेंगे, उनके मृत्यु के 60 वर्ष बाद बना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ क्या है, कह रहे हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ, ठीक है, की बटालियन किससे गठित होती है। करें एनडीआरएफ की जो बटालियन होती है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, इसकी बटालियन किससे गठित होती है। तो एनडीआरएफ की जो बटालियन होती है वो किससे किससे गठित होती है, तो ये याद रख लेंगे। तो एनडीआरएफ इसकी जो बटालियन होती है गठित किससे होती है, इंपॉर्टेंट है। तो इसकी बटालियन किससे गठित होती है, तो ये याद रख लेंगे। पहला यहाँ पर याद रखेंगे किससे गठित होती है, यहाँ पर एसएसबी से मिलकर गठित होती है, ठीक है, एसएसबी से। दूसरा याद रख लेंगे आईटीबीपी से मिलकर गठित होती है, आईटीबी सीआईएसएफ से मिलकर गठित होती है, सीआरपीएफ से मिलकर गठित होती है, और क्या होती है, असम राइफल से, ठीक है, असम राइफल से मिलकर ये गठित होती है, ठीक है। एसएसबी, आईटीबी, सीआईएस, सीआरपीएफ और असम राइफल, इन सब से मिलकर ये क्या होती है, गठित होती है। तो याद रख लेंगे एनडीआरएफ, ठीक है। तो एनडीआरएफ की याद रख लेंगे, एसएसबी से, आईटीबीपी से, सीआईएसएफ से, सीआरपीएफ से, असम राइफल से, इनसे। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, डी वाला। इनका मतलब क्या है, जैसे कोई एनडीआरएफ की टीम गठित होनी है, कहीं पे कुछ हो गया तो यहाँ पर ये सब मिलकर जाएंगे, ठीक है। तो ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, यहाँ ऑप्शन है ना। भारत को निम्नलिखित में कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, ये बताना है। तो भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। एक पहला वाला क्या होता है, तो अति जोखिम होता है, याद रख लेंगे, अति जोखिम, ये जोखिम क्षेत्र होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जो अधिक अति जोखिम क्षेत्र, अधिक अति जोखिम क्षेत्र, ठीक है, अधिक अति जोखिम। तीसरा वाला कौन सा होता है, मध्यम, ठीक है, मध्यम वाला होता है। चौथा वाला क्या होता है, निम्न, ठीक है। तो निम्न होता है
अति और पांचवा क्या होता है अति निम्न, ठीक है, अति निम्न, इसमें सब में बांटा गया है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, तो 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है, ये याद रख लेंगे। कितने? 5 भूकंपीय क्षेत्रों में भारत को बांट दिया गया है। करें 5G 6G को स्वदेशी स्टैक विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 5G और स्वदेशी ये इसका स्वदेशी स्टैक विकसित हो गया, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टेलीग्राम नेटवर्क की रक्षा, साइबर सुरक्षा और डेटा प्रवाह से जुड़ा है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। यहाँ पर क्या है? संचार और संरचना में रणनीतिक नियंत्रण। पता चला अभी स्वदेशी स्टैक नहीं विकसित कर रहे हैं, वो विदेश से आ रहा है, तो वहाँ पर आपकी जो साइबर सुरक्षा है वो उतनी सही नहीं रहेगी, क्योंकि हो सकता है विदेश से आ रहा हो, उसमें कुछ खामियां हो या कुछ आपका स्पाई के थ्रू हो। तो इसलिए भारत ने क्या किया है? स्वदेशी स्टैक विकसित किया है, जिसे याद रख लेंगे 5G 6G, ठीक है। तो क्या है? 5G 6G के स्वदेशी स्टैक विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? संचार और संरचना के रणनीतिक नियंत्रण, ठीक है। तो याद रखेंगे संचार और संरचना का रणनीतिक नियंत्रण इसका काम है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग सबसे अधिक किसमें किया जाता है? करें जो ब्लॉकचेन तकनीक है, इसका सबसे अधिक उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका सबसे अधिक उपयोग सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन में किया जाता है। याद रख लेंगे, सुरक्षित और पारदर्शी लेन, ये एक प्रकार का डिजिटल लेन देन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? डिजिटल लेन देन होता है। तो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग इसे बहुत हाई सिक्योरिटी होती है, याद रख लेंगे। ब्लॉकचेन तकनीक का सबसे अधिक उपयोग सुरक्षित और पारदर्शी लेन देन के लिए किया जाता है। करें स्वामित्व योजना की शुरुआत कब की गई थी? करें जो स्वामित्व योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो स्वामित्व योजना बहुत ही अच्छी योजना है। ये गांव के सर्वेक्षण से संबंधित है। तो गांव के सर्वेक्षण और मानचित्र के लिए ये बनाया गया है स्वामित्व योजना। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 24 अप्रैल 2020 को। याद रहे पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसी दिन 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई। तो स्वामित्व योजना की शुरुआत कब कब की? 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। तो किस लिए ये स्वामित्व योजना? तो गांव का मानचित्रण और सर्वेक्षण किया गया था, ठीक है। यहाँ पर याद रख लेंगे गांव का मानचित्रण, ठीक है, मानचित्रण और सर्वेक्षण, ठीक है। तो और सर्वेक्षण किया गया था, ठीक है, इसका यही काम था। 24 अप्रैल 2020 ने देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ क्या कर रहे हैं? अनपरा ताप विद्युत परियोजना किस जनपद में है? करें अनपरा ताप विद्युत परियोजना किस जनपद में है, ये बताना है। तो इसमें है सोनभद्र में है। तो याद रख लेंगे सोनभद्र को क्या कहा जाता है? ऊर्जा की राजधानी। उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की राजधानी कौन सा है? ऊर्जा की राजधानी उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो ये कौन सा है? सोनभद्र है, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग के तट कहा जाता है। करें अब देखिए यहाँ पर हम बताते हैं, जो करें पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण पूर्वी ये तटीय है, इसका दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहा जाता है। तो याद रखें कोरोमंडल तट कहा जाता है। कृष्णा से गोदावरी तक, कृष्णा यहाँ बह रही है, गोदावरी यहाँ, ये कृष्णा नदी है और ये गोदावरी नदी है, ठीक है, गोदावरी नदी है। अब यहाँ कह रहे हैं कि जब ये कृष्णा गोदावरी, तो इस वाले एरिया को क्या बोला गया है? इस ये बार ये होगा गोलकुंडा तट। याद रख लेंगे गोलकुंडा तट बोला गया है, ठीक है। अब गोदावरी से लेकर आपका उत्तरी यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ ये याद रख लेंगे गोदावरी से लेकर यहाँ पर उत्तरी तटीय भाग तक, ठीक है। तो उत्तरी तटीय भाग यहाँ, तो गोदावरी से यहाँ पर क्या बोला गया है? ये उत्तरी सरकार बोला गया है, ठीक है। तो उत्तरी सरकार तट, ठीक, उत्तरी सरकार तट बोला गया है ये वाला एरिया को, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, इधर से यहाँ गुजरात है, ठीक है, गुजरात, गुजरात से आपका लेकर गोवा तक, गुजरात से गोवा तक का क्या एरिया बोला गया है? तो ये कोंकण तट बोला गया है, कोंकण, ठीक है, कोंकण तट बोला गया है, कोंकण तट बोला गया है।
गोवा से कर्नाटक तक, ये गोवा आ गया आपका, ठीक है। गोवा से यहाँ कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। गोवा से कर्नाटक तक क्या बोला गया, केनरा तट, केनरा तट बोला गया है, ठीक है। अब कर्नाटक से लेकर केरल तक आपका क्या बोला गया है, मालाबार तट, ठीक है, मालाबार तट बोला गया। मालाबार तट, केनरा तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार, गोलकुंडा, कोरोमंडल, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ये पूछा जाता है आपसे पेपर में। तो क्या है, पूर्वी तट के दक्षिणी भाग को, दक्षिणी भाग आपका कोरोमंडल होता है। काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है, काली तीस्ता, मान लीजिए ये आपका हिमालय है, ठीक है। अब हिमालय है तो हिमालय का जो आपका एरिया है, इसमें कौन सा एरिया आपका कह रहे हैं कि जो आपका इंडस, मान लीजिए यहाँ इंडस नदी बह रही है, ठीक है। तो ऐसे ही ये पूरा इंडिया है ना, ऐसा इंडिया, तो ये इंडिया, ये इंडस नदी बह रही है, ठीक है। तो इंडस जो नदी है वो, और यहाँ पर एक सतलुज नदी है, ठीक है, सतलुज नदी, इंडस और सतलुज। फिर सतलुज के बाद कौन सा आ जाता है, काली। तो सतलुज से के बाद ये काली नदी, ठीक है, काली नदी, सतलुज के बाद काली नदी, काली के बाद कौन सी आ जाती है, तिस्ता नदी, ठीक है। तिस्ता के बाद कौन सा आपका आप आ जाता है, तो तिस्ता के बाद दिहांग, ठीक है, दिहांग। अब यही आपको बताना है, मैं यहाँ बीच बीच में क्या लिखूं। मैं कहूँ कि इंडस और सतलज के बीच में जो नदी है इसको क्या आप कहेंगे, तो इंडस और सतलज के बीच में, सॉरी नदी कह रहे हैं, इंडस और सतलज ये नदी है और ये भी नदी है, ठीक है। अब इसी दोनों नदी के बीच में ये जो एरिया है इसको आप क्या कहेंगे, तो इस एरिया को, हिमालय के एरिया को क्या कहेंगे, तो हिमालय के एरिया को आपको पंजाब हिमालय कहना होगा, ठीक है। तो इसको पंजाब हिमालय कहेंगे, ठीक है। तो सतलुज पंजाब ऐसे याद कर लीजिए, सतलुज और पंजाब, तो सतलज पंजाब ऐसे याद करिए, इंडस और सतलज पंजाब। अब देखिए सतलज और काली के बीच में क्या करेंगे, करें, सतलज नदी और काली के बीच में जो रहता है उसको आप क्या कहेंगे, तो सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय कहेंगे, उसको कुमायूं हिमालय कहेंगे, ठीक है, कुमायूं हिमालय कहेंगे, ठीक है, कुमायूं हिमालय। सतलज और काली, अब देखिए का से काली, का से कुमायूं, का से काली, का से कुमायूं, सतलज नदी पंजाब में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाध है वहीं पे, भाखड़ा नंगल बाध, ठीक है। तो पंजाब ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, सतलज पंजाब काली कुमायूं। अब देखिए काली और तिस्ता के बीच में, तिस्ता नेपाल, नेपाल हिमालय, ठीक है। तो काला पानी विवाद कहाँ से है, यहाँ नेपाल से है ना, तो नेपाल हिमालय, काली और तिस्ता, तो नेपाल हिमालय यहाँ याद, काली और तिस्ता के बाद क्या होगा, नेपाल हिमालय। तिस्ता और दिहांग के बीच में क्या है, असम हिमालय, असम हिमालय याद करेंगे, ठीक है। तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ये याद रख लेंगे। करें काली और तिस्ता, तो काली तिस्ता इसकी बात हम कर रहे हैं, तो काली तिस्ता के बीच में कौन सा है आपका, नेपाल हिमालय है, तो 75 का आपका डी हो जाएगा, याद रखेंगे 75 का डी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। फिर ढलान पर उसकी ऊंचाई समोच्च रेखीय का अनुसरण करते हुए हल चलाने की कृषि पद्धति का को क्या कहा जाता है, बताइए यहाँ पर क्या कहा जाता है। अब ढलान पर उसकी ऊंचाई की सर्वोच्च रेखीय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए, ये क्वेश्चन आया भी है। ढलानों पर जो उसके समोच्च रेखाओं का अनुसरण करते हुए, मान लीजिए ये आपका ढलान है ऐसे, ठीक, ऐसे ये ढलान है, ठीक है। कह रहे हैं कि वो क्या कहा जाए, तो समोच्च रेखीय की मतलब जैसे ये होता है, ऐसे ढलान है तो ऐसे 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 खेती किया जाता है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको समोच्च खेती, समोच्च रेखाओं का अनुसरण करते हुए, तो उसको समोच्च खेती कहा जाता है, तो याद रख लेंगे उसको समोच्च खेती खेती कहा जाता है ना। देखते हैं हमारा क्या है, सितंबर 2025 में एनएचपीसी लिमिटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, एनएचपीसी का ये अध्यक्ष, उसको एक बार हम यहाँ पर एक बार क्या करते हैं, रिन्यू कर लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो अभी भी यही डाटा है, भूपेंद्र गुप्ता, याद रख लेंगे, भूपेंद्र गुप्ता जो हैं यही अभी क्या है, एनएचपीसी के, याद रख लेंगे, एनएचपीसी के, तो ये क्या है, डायरेक्टर हैं। तो एनएचपीसी के डायरेक्टर कौन है,
आपके भूपेंद्र गुप्ता हैं, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र की जो जल विद्युत कंपनियां होती हैं उसके डायरेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कहलाता है। हमारा क्या कहलाता है, करें सितंबर 2025 में किसने नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। कौन है जो नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं, ये बताना है। तो नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए देखिए अब क्या हुआ है, प्रेजेंट टाइम में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर क्या है, आपके वहां पर नए सिरे से इलेक्शन हुआ और नए सिरे से प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर कौन उस समय के जो थे, तो उस समय सुशीला कार्की को नियुक्त किया गया था। याद रख लेंगे क्या किया गया था, सुशीला कार्की को। अभी जो इलेक्शन हुआ है उसमें कौन जीते हैं, उसमें वालेंद्र, इनका नाम याद रख लेंगे, वालेंद्र शाह, ठीक है। तो बालेंद्र शाह जो हैं ये अभी चुनाव जीत कर आए हुए हैं, मोदी जी ने इनको बधाई भी दिया है। तो बालेंद्र शाह हैं, ये नई पार्टी बनी है और उसी के जो पहली बार देखिए ये पहले एक मेयर के रूप में चुनाव लड़े थे। ये एक क्या है, रैपर और इंजीनियर हैं। पहले इंजीनियर बने फिर रैपर बने, अब नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। नेपाल के प्रधानमंत्री यही बन गए, कौन है, बालेंद्र शाह, ठीक है। अभी ये देखिए ये क्या है, ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे। तो याद रख लेंगे इनकी पार्टी का नाम क्या था, इनकी पार्टी का नाम था आरएसपी, ठीक है। क्या नाम था इसका, इनकी पार्टी का नाम क्या था, आरएसपी, ठीक है। तो इनकी पार्टी का नाम आरएसपी था और यही यहाँ के लीडर बने हैं। चलते हैं बालेंद्र शाह, सुशीला कार्की उस समय बनी थी। है मई 2025 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 5वां दौर कहाँ संपन्न हुआ था। कह रहे हैं ये पहले, अब तो देखिए लड़ाई चल रही है, अब तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि इससे पहले जो वार्ता हुआ था वो कहाँ पर संपन्न हुआ था, तो रोम इटली में संपन्न हुआ था। मई 2025 में रोम इटली में, कोई मतलब नहीं अब इसका। मई 2025 में कौन माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले भारत की पहली दृष्टि बाधित महिला बनी है। क्या है, 2025 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है, ये बताना है। तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम क्या है, छेंजिंग आंगबो नाम है, छेंजिंग आंगबो नाम है। छेंजिंग आंगबो का नाम याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, मई 2025 में छत्तीसगढ़ के पहले एआई डेटा सेंटर की स्थापना किस शहर में की गई। तो छत्तीसगढ़ के पहले डेटा सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई, यह रायपुर में की गई। वहां के मुख्यमंत्री कौन है, विष्णु देव, उन्होंने रायपुर में किया 1000 करोड़ रुपए की लागत के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में भारतीय योजनाओं के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय योजनाओं के निर्माता के रूप में पीसी महालनोबिस को जाना जाता है। पीसी महालनोबिस को भारतीय योजनाओं के निर्माता के रूप में जाना जाता है। करें बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, करें बजट जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो जवाबदेही सुनिश्चित करना, पैसा कितना खर्च हुआ है कितना नहीं जाएगा पैसा, प्रबंधन और साधन के रूप में कार्य करना, आर्थिक विश्लेषण की सुविधा देना। तो ये आपका बजट पेज है, ठीक है। तो बजट क्या होता है, इसी के मतलब यहाँ पर इसका उद्देश्य यही सब होता है। तो ये उपयुक्त तो आपका सभी, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, उपयुक्त सभी यहाँ पर होना चाहिए। नहीं देखते हैं हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा पारिभाषिक शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्यिक बैंक सरकार को उधार देता है। कौन से, जो वाणिज्यिक बैंक होता है वो सरकार को उधार देता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, SLR कहलाता है, सांविधिक सरलता अनुपात, SLR कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो वाणिज्यिक बैंकों से केंद्र सरकार द्वारा लिया जाने वाला धन है, जो वाणिज्यिक बैंक होता है उससे क्या होता है, केंद्र सरकार क्या होती है, केंद्र सरकार धन लेती है उधार के रूप में, ठीक है। बदले में केंद्र सरकार, जैसे आप जैसे बैंक से उधार लेने जाते हैं तो कुछ ना कुछ आप प्रतिभूति देते हैं, प्रतिभूति मतलब अपना कुछ देते हैं, गिरवी रखते हैं, फिर बैंक आपको पैसा देता है। वैसे सरकार भी क्या करती है, कुछ प्रतिभूति रखती है बैंकों के पास, फिर बैंक उसको उधार देता है। तो याद रख लेंगे ये आपका सामूहिक तरलता अनुपात, वो क्या कहलाता है, SLR कहलाता है, SLR होता है। सामूहिक तरलता अनुपात क्या होता है, SLR होता है। करें भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है।
भारत में सिक्के कौन जारी करता है? तो देखिए भारत में जो सिक्के होता है, 1 रुपए का नोट होता है तथा सिक्के, चाहे 1 रुपए का नोट हो या सिक्का हो, ठीक है? उसको कौन जारी करता है? तो उसको भारत सरकार द्वारा जारी करता है। कौन सा जारी करता है? भारत सरकार इसको जारी करता है। और करेंसी नोट कौन जारी करता है? वो आरबीआई जारी करता है। तो ये भी याद रख लेंगे। तो यहाँ पर कौन सा होता है? भारत सरकार मतलब वित्त मंत्रालय, ठीक है? तो यही होगा, वित्त मंत्रालय जारी करता है। भारत वर्ष में प्रथम बृहद इस्पात संयंत्र कौन था? ठीक है, प्रथम इस्पात संयंत्र, स्टील वाला संयंत्र कौन था? तो पहला इस्पात संयंत्र कौन सा? जमशेदपुर स्थित टिस्को। इसकी स्थापना कब हुई थी? जमशेद 1907 में इसकी स्थापना हुई थी। तथा उत्पादन कब चालू हुआ था? उत्पादन 1912 में चालू हुआ था। जब इसमें नरमगल गरम दल का विभाजन हुआ था 1907 में, तब इसकी स्थापना हुई थी जमशेदपुर स्थित टिस्को की, और उत्पादन 1912 में हुआ था, शुरू हुआ था। नहीं, देखते हमारा क्या है। भारत में सतत विकास लक्ष्यों की नोडल एजेंसी कौन है? कह रहे हैं भारत में जो सतत विकास होता है कि मतलब हर जगह कितने सतत विकास लक्ष्य घोषित किए गए हैं, उसमें नोडल एजेंसी कौन सी है ये बताना है। तो भारत में सतत विकासों की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो याद रख लेंगे, उसका नाम है नीति आयोग, ठीक है? ये सब हम कई बार सतत विकास जो 17 लक्ष्य करवा दिए हैं, जो लोग पिछले वीडियो नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं। नीति आयोग होगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे अपना लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं? जैसे अगर हम केंद्र की बात करते हैं, तो केंद्र में जो नियंत्रक और लेखा परीक्षक होता है, जो कहेगा भारत के राष्ट्रपति को संघ के खातों की रिपोर्ट समझता है। केंद्र में क्या है? राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। क्या है? राष्ट्रपति, ठीक है? राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। केंद्र में क्या होता है? राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, फिर राष्ट्रपति उसको संसद के पोर्टल उस पर रखता है। तो याद रख लेंगे, राष्ट्रपति क्या होता है? उसको संसद के समक्ष रखता है, ठीक है? तो ये याद रख लेंगे। क्या है? संसद के प्रत्येक सदन, प्रत्येक, याद रख लेंगे, प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है, ठीक है? ये तो केंद्र में क्या होता है? राष्ट्रपति के समक्ष कैग अपनी रिपोर्ट रखता है, और फिर राष्ट्रपति क्या करता है? संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष उसको रखवाता है। मतलब खुद रखने नहीं जाता राष्ट्रपति, वो खुद रखवाता है, ठीक है? राष्ट्रपति रखवाते हैं। तो याद रख लेंगे, प्रत्येक सदन में। अब देखिए, ये राज्य की अगर हम बात करते हैं, राज्य में क्या होता है? राज्य में जो कैग की रिपोर्ट होती है वो राज्यपाल को सौंपा जाता है। तो याद रखेंगे, राज्यपाल को सौंपा जाता है। राज्यपाल क्या करता है? विधान मंडल के समक्ष रखवाता है। याद रखें, विधान मंडल के समक्ष रखवाता है, ठीक है? ये याद रख लेंगे, राज्यपाल विधान मंडल के समक्ष रखवाता है, केंद्र में राष्ट्रपति प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है, ठीक है? तो दोनों जगह वही प्रोसेस है, खाली वहां पे आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, वहां राज्यपाल हो जाएगा, बस यही है, ठीक है? नहीं, देखते हमारा क्या है। हमारा करें, ब्लूटूथ किस आवृत्ति बैंड पर, फ्रीक्वेंसी बैंड पर वर्क करता है? ब्लूटूथ जो है किस फ्रीक्वेंसी बैंड पर कार्य करता है? तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड पर कार्य करता है। तो याद रखेंगे, 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड पर काम करता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, 2025 में उत्तर प्रदेश की एआईसीटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कह रहे हैं 2025 में उत्तर प्रदेश की एआईसीटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य उसका क्या हो सकता है? क्या स्टार्टअप आधारित डिजिटल इकोसिस्टम प्रदान करना? तो याद रखेंगे, स्टार्टअप आधारित डिजिटल इकोसिस्टम प्रदान करना। ये सब क्वेश्चन में ना, जो सब जैसे आप पेपर में बैठे हैं तो आपको लगे कि कौन सा आंसर यहाँ पर है, देखिए इसमें आप क्या समझ सकते हैं। कोई देखिए, एआई सिस्टम हर जगह काम हो रहा था, कृषि यंत्रीकरण भी काम आ सकता है, सरकारी कार्यों में भी कार्य, सैन्य अनुसंधान में काम आ सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो यही याद रख लेंगे, यही आपको बेस्ट सबसे लग रहा है, स्टार्टअप आधारित डिजिटल इकोसिस्टम। याद रखें, स्टार्टअप आधारित डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देना, ठीक है? नहीं, मान लीजिए अगर पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, तब तो आएगा ही, अगर नहीं पढ़े हैं तब की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है? तो डिजिटल आधारित इको स्टार्टअप आधारित इकोसिस्टम को कार्य करना है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अब यहाँ पर हम देखते हैं डीआई के सवाल। डीआई के सवाल है, यहाँ पर क्या किया गया है? ध्यान से पढ़िए और ध्यान से करिए। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है, तो ये बहुत ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लीजिए
और मैं इतने आसानी तरीके से बता दूंगा कि आपको वो ही नहीं लगेगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ है। ठीक है, अब यहाँ क्या दिया क्या गया है, दी गई तालिका में 2013 से 17 तक के दौरान चाय के बागान द्वारा किए गए व्यय करोड़ में हैं। ध्यानपूर्वक, अब इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है, अब यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ष में कर, यहाँ कर करें, कर और ऋण पर ब्याज पर हुआ कुल व्यय, करें कर और ऋण पर, देखिए ये पूरा व्यय ही दिया, एक्सपेंडिचर ही दिया गया, आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर, कुल व्यय ईंधन आदि के व्यय से कम है, करें ईंधन आदि के व्यय से कम है, किस वर्ष है। तो हम कौन, देखिए पहले हम तालिका से कुछ जो आपका ऑप्शन दिया है यहीं से कुछ उठाते हैं। तो ऐसे देखिए, कुछ मत देखिए, यहाँ कह रहे हैं किस वर्ष में कर और ऋण पर ब्याज, कर क्या है, यहाँ पर आपका कर लिखा कितना यहाँ पर लिया गया है, कर आपका, अगर हम कौन सा उठाते हैं तो पहले एक बार हम उठाते हैं 16 वाला उठाते हैं, 16 वाला लगाते हैं, 16 वाले में हमारा कर कितना लिखा है 17, 2016 हम यहाँ देखते हैं, 2016 में क्या किया गया है, कर हमारा टैक्स कितना लिया गया है, तो टैक्स हमारा लिया गया है 17.5, 17.5, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ क्या गया, कर और ऋण पर ब्याज, ऋण पर इंटरेस्ट ऑफ लोन, तो ये कितना लिया गया है 6.8 प्लस 6.8 है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको जोड़ना है, तो 7 छः 13, तो ऐसे 23 हो गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं नीचे आपका कह रहे हैं कुल व्यय और ईंधन आदि पर व्यय से कम है, कुल व्यय और ईंधन आय पर व्यय से क्या है, कम है, ये बताना है। तो ये कह रहे हैं व्यय कितना यहाँ पर कर रहे हैं, जो आपका कर रहे हैं कुल व्यय ईंधन पर हुए व्यय से कम है, ईंधन पर हुए, ईंधन पर व्यय कितना है तो 28 है, तो आप ऐसे ही जोड़ लीजिए, 17 और 6 कितना होता है 23 है, इससे कम है ना। और देख लीजिए करें क्या है, व्यय से कम, ये तो आपका सही, अभी तो यहाँ सही है। अब यहाँ पर हम कौन सा देखते हैं, हम देख लेते हैं 2014 वाला देख लेते हैं, 14 वाला देखते हैं, यहाँ पर यहाँ 23 लिखा गया है, और यहाँ कितना लिखा गया है 22 और 7 कितना होता है 29 होता है, तो यहाँ ज्यादा हो गया ना, तो ये तो ज्यादा हो गया, लेकिन हमको कम ही पूछना था, तो ये तो आपका कम हो गया ना, तो ये तो आपका सही ही है, ठीक है। 23 है यहाँ पर, और ये आपका 29 हो गया, तो यही तो हमारा सही है, ये तो आपका गलत हो गया 14 वाला। 13 वाला देख लीजिए, 13 वाला यहाँ 20 है, और यहाँ पर 18 4 22 हो गया, तो ये भी आपका ज्यादा हो गया, कम पूछा है, कितना कम है, ठीक है। तो यही आपका 2016 जो है यही वाला कम, यही आपका आंसर आ गया, क्योंकि 17 और 6 आपका 23 और यहाँ 28 है, तो हमको पूछ रहा था कम कौन सा है, तो 23 28 से तो कम ही है, तो यही आपका हो गया। करें कर और ऋण पर हुआ कुल व्यय, करें कर और ऋण पर हुआ, देखिए कुल मतलब दोनों को जोड़ना है, कुल व्यय, तो यहाँ जोड़ लेना, यहाँ दोनों को जोड़ लेना है, इससे कंपेयर करना है, किससे कंपेयर करना है, ईंधन से, मतलब फ्यूल से कंपेयर करना है, बस। तो यहाँ 2016 हो जाएगा। चलते हैं यहाँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं करें वर्ष 2013 और 17 के वेतन पर औसत वार्षिक व्यय लगभग कितना था, करें 2013 और 17 तक के वेतन का, तो ये बताइए, सिंपल है। तब देखिए यहाँ पर 13 क्या है, 13 यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, औसत वार्षिक व्यय, करें औसत वार्षिक व्यय कितना है, ठीक है, ये बोलना है यहाँ पर 13 से 17 के बीच में। तो शायद देखिए वेतन पर, ठीक है, वेतन पर कह रहे हैं, वेतन पर कितना व्यय, अब देखिए वेतन पर कितना व्यय हुआ है इस कंपनी का, तो यहाँ पर कितना लिखा गया है 13 से 17, तो जोड़ लीजिए सब, 13 में कितना था, सैलरी की बात सिर्फ कर, वेतन की बात कर रहे हैं और हमसे कोई नहीं मतलब है, तो 13 से 2013 से लेके हम कहाँ तक चलेंगे 2017 तक चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो 2013 में कितना था, तो 2013 में आपका 60.5 था, ठीक है। फिर हमारा 2014 में कितना था 68.4 था, फिर हमारा कितना था 62.8 था 2000 कितना 15 में, 16 में कितना था, तो 16 में हमारा कितना था 67.2 था, ठीक है।
फिर आपका 17 में क्या था, 84 था। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो इतना पूरा है, इतना, ये औसत पूछ रहे हैं, औसत वार्षिक औसत कितना होगा, 1 2 3 4 5, तो पांचों जोड़ के जितना रहे नंबर उतना से डिवाइड कर देना होता है औसत में। देखिए 5 ही मतलब ये रहे ना, 3 ये 2 ये, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो जोड़ने पर पूरा कितना आएगा, तो जोड़ने पे आ जाएगा, जोड़ लीजिएगा, ये 342.9 आएगा, बटे 5 आएगा। ठीक है, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा, और 4 ये 5 8 40 हो जाएगा, 68 है, फिर अब 2 ओ 55 25। ठीक है, तो 68.5, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 68.5 कहाँ पे है, ये देखिए 68.5 यहाँ पे है। ठीक है, तो 68.5 यहाँ पे है। ठीक है, आगे ये 8 भी हो जाएगा, तो 68.5 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। क्या करना था, वेतन का औसत व्यय, वेतन पूरा जितना है इसका औसत बटे 5 कर देना है, जोड़ के बटे 5 कर देना है। देखते हमारा क्या है। अब क्या करें, 5 वर्ष की अवधि में व्यय की पराशि और व्यय की इनमें से किस मद के लगभग समान थी। करें, व्यय की परास व्यय की इनमें से किस मद के लिए लगभग समान थी, ये बताना। अब परास क्या होता है, अच्छा बताइए परास होता क्या है। ठीक है, परास, परास क्या होता है, जो सबसे हाई वैल्यू रहे और जो सबसे लो वैल्यू रहे, हाई में से लो को घटाना है, वही परास होता है। तो परास क्या होता है, हाई में से लो को घटा देना है, वही आपका परास होता है। अगर हम देखते हैं यहाँ किसकी बात कर रहा है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 वर्ष की अवधि में व्यय हुए व्यय की परास, तो किस पर अधिक है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर क्या है, सबको परास निकाल लेते हैं, इसका भी परास निकालते हैं, इसका भी परास, इसका सबका परास निकालते हैं। तो सैलरी का अगर हम परास निकालते हैं, तो सैलरी का परास कितना है, सैलरी में सबसे ज्यादा क्या है, 84 है। ठीक है, तो 84 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर हम सैलरी लेके चल रहे हैं। ठीक है, परास किसका निकालेंगे, हम सैलरी यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो सैलरी में क्या है, 84 है। लो सबसे ज्यादा कितना, कम कितना है, तो लो आपका 60.5 है। तो 60 क्या है, 5। ठीक है, 84 में से 60.5 अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 23.5 आ जाएगा। वैसे ही घटा लीजिए, 84 में से इतना घटाएगा तो 23 तो आएगा ही ना। ठीक है, तो ये हो गया, हम सैलरी हो गया। अब हम फ्यूल वाला देखते हैं। ठीक है, फ्यूल, ठीक है, फ्यूल वाला, अब फ्यूल वाले में हम क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा है यहाँ पर, तो 30.2, 30.2 यहाँ पर दिख रहा है ना, सबसे ज्यादा ये है। तो 30.2 हम यहाँ पर लिख देते हैं। सबसे कम कौन सा, ये मत सोचिएगा ऊपर वाला सबसे कम होगा, सबसे कम यहाँ पर देखिए 19.4 दिख रहा है, तो 19.4 यहाँ लिख देंगे। बस इसको अगर हम घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 में से ये, तो ये 10 आपका 8 आ जाएगा। हो गया फ्यूल वाला। बोनस वाला देखते हैं, बोनस वाला, तो बोनस वाला क्या हम देखते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा है, तो 0.96 है। फिर इसके बाद यहाँ ये है, सबसे कम कौन सा, 0.4। ठीक है, फिर घटाएंगे कितना, 0.56 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑफ लोन, ये कितना है, ऋणों पर ब्याज, तो इंटरेस्ट ऑफ लोन। ठीक है, तो ये कितना है आपका, सबसे ज्यादा कितना है, 10.11, और सबसे कम यहाँ पर कितना है, 4.88। तो 4.88 ये सबसे कम है, ये कितना हो जाएगा, 5.23 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखें, कर का प्लस टैक्स का कितना होता है, टैक्स का सबसे ज्यादा कितना है, 22.6। तो याद रखेंगे, टैक्स का देखते हैं, 22.6 माइनस, अब सबसे कम कौन सा है, तो 16.8 है, तो 16.8 है। ठीक है, तो 5.8। अब हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कहना क्या है, कह रहे हैं कि किस मद के लिए लगभग समय, व्यय की परास, व्यय 5 वर्ष की अवधि में व्यय की परासी, व्यय की परास व्यय की इनमें से किद मद के लिए लगभग समान है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 5.8 होना चाहिए ना, हाँ। तो यहाँ पर करें, इंटरेस्ट ऑफ लोन 5.23 है, और टैक्स कितना है, 5.8 है, तो मतलब लगभग, तो ये तो बराबर ही है, 5.23 और 5.8।
तो ये 5.23 ऊपर ये, तो इंटरेस्ट ऑफ लोन और टैक्स दोनों तो आप सेम है, तो क्या कर रहे हैं, ऋणों पर ब्याज और कर, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ लोन और जो टैक्स है ये दोनों आपका लगभग सेम है। और सब देखते हैं यहाँ पर 23 हो गया, 10 हो गया, 0.5 हो गया, तो बहुत अंतर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, तो यहाँ पर ये नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, यहाँ अगर पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में वेतन पर व्यय की वृद्धि 20% से अधिक थी, ठीक है। तो वेतन पर व्यय की जो वृद्धि है 20% से अधिक थी, ये बताना है। अब देखिए हम कहते हैं 2016 देखते हैं, 2016 लेके चलते हैं, वेतन पर कह रहे हैं वेतन पर व्यय की वृद्धि, तो यहाँ पर 62.8 से 67.2 चलते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 62 से यहाँ मुझे लगता नहीं है 20% हो जाएगा। और 67 से 84 चलते हैं, तो ये देखते हैं 67 से 84, तो 84 में से 67 घटाइए, तो 84 में से 67.2 अपान कितना, जिससे घटाएंगे उसी से तो लिया जाएगा, तो इसका लेते हैं। तो इसमें क्या है, 2016 का देख रहे हैं, 17 के नहीं 17 का देख रहे हैं ना, 84 में से इतना घटाएंगे, किससे लेते हैं, किससे कम ज्यादा होगा, ये करें, इसमें अधिक होगा ना, किससे अधिक होगा, इसी से तो अधिक होगा, 67 से तो अधिक होगा, 67 तो कम है, तो 67.2, ठीक है। तो इसमें कितना है, 25% आएगा, ठीक है, गुणे 100, तो इसमें कितना आएगा आपका 25% आएगा, तो 20% से अधिक यहीं पर होगा। अब अगर यहाँ पर हम देखते हैं ये इसमें 60.5, तो 68.5 नहीं आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, यहीं आपका आएगा, ठीक। तो यहाँ 67.2 से 84.0 से यहीं सबसे ज्यादा आएगा, ठीक है। वेतन पर पूछा है, वेतन पर व्यय 20% से अधिक किसका है, तो 2000 आपका कौन सा होगा, 17, 16 नहीं होगा, 2017 वाला होगा, ठीक है। तो 94 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 94 में कितना था, 17 में 84 था, किससे बढ़ा है, तो 67 से बढ़ा है, तो देखिए 25% बढ़ा है कि नहीं, 84 से 67 से 84 बढ़ गया है, तो हम देखेंगे तो हमारा 25% आ रहा है, मतलब 20% से तो बढ़ ही गया है ना 25%, बस यही आपको करना है, ठीक है। मतलब आप एक मेथड जान गए तो आप कर लेंगे। जैसे आपको मान लीजिए 2000 कौन सा निकालना है, 16 का निकालना है, तो 62.8, तो 67.2 माइनस 62.8, 62.8, इसको घटाइए, इधर कितना हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 6 में से 2 2 गया 4, ठीक है। और यहाँ पर 4.4 बटे लास्ट में कितना होगा, किससे बढ़े हैं, तो 62 क्या हो गया, बढ़ रहे हैं ना, तो इसमें भी कम वाला किए थे, तो 62.8 कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो ये वाला आंसर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आपका 44.628 गुणे 100 ये हो जाएगा, ठीक है। तो तब भी आपका क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, कम ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ऐसे ही याद रख लेंगे, ठीक है। तो एक बार काट ही लेते हैं हम, 2 दूनाई 4, 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, 2 1 2, 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 से 11 हो गया, हो गया 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 से 14, ठीक है। अब देखिए इसमें से अगर काटेंगे तो यहाँ पे, तो यहाँ पर 11 एक, यहाँ पर किससे काटेंगे, आपका 11 1 के 11, ठीक है। देखिए 11 1 के 11 आ रहा है, तो ये आपका 20 से कम आ रहा है ना, 15 आ रहा है ना, तो 11 1 के 11, तो लगभग 11 दशमलव कुछ कुछ आएगा, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, तो ऐसे कुछ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखें, 2 सी वाला आंसर हो जाएगा। नहीं देखते हमारा कह रहे हैं, वर्ष 2013 से 17 के ईंधन की औसत पर व्यय और कर के औसत पर अंतर ज्ञात कीजिए, 2013 से 17 के बीच में, ठीक है। तो याद रखें, ईंधन का औसत, पहले हम ईंधन का औसत निकालेंगे, तो ईंधन पर औसत व्यय, ईंधन पर औसत व्यय कितना है, ईंधन पर औसत व्यय कितना है, तो ईंधन कहाँ है, इधर, ईंधन ईंधन पर औसत कितना है, तो 20.4 लिखेंगे, 23.4, 20.0 लिखेंगे, ठीक है, 23.4 लिखेंगे, 19.4 लिखेंगे, 28.8 लिखेंगे, 30.2 लिखेंगे,
अब इसको क्या करेंगे, इसको हम कितने से, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से हम डिवाइड कर देंगे। 121.8 बटे 5 बता रहा हो 24.36। ठीक है, ये हो गया आपका ईंधन वाला है। अब कर वाला देखते हैं, कर वाला कौन सा है, ये वाला है। इसको पूरा जोड़ के, तो इसको पूरा जोड़ के क्या, 18.6, 22.6, 16.8, 17.5, ठीक है, 21.6, इसको जोड़ के बटे 5 करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 97.1 बटे 5 बराबर 19.42। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यहाँ इस ईंधन का हो गया और आपका कर का होगा, कर का औसत और ईंधन का औसत। ये देखिए कर का औसत है और ये आपका ईंधन का औसत है। व्यय पर अंतर क्या होगा, अंतर 24 और 29 में से घटा दे 19 में से, तो 24 में से 19 घटाएंगे तो लगभग क्या आ जाएगा, 4.94। ठीक है, इसमें घटाएंगे, इसमें 24 में से 19, तो 4.94 आ जाएगा। तो 4.94 कहाँ है, तो 4.94 यहाँ है। ठीक है, तो यही याद रख लेंगे, 4.94। ठीक है, यही आपका पूछा था कि ईंधन पर औसत और कर पर औसत का अंतर ज्ञात करना है। 2003 में कंपनी से निकाले गए फायर्ड कर्मचारी, ये आपका फायर्ड काला वाला, ठीक है, ये प्रमोटेड है और ये हायर्ड है। ठीक है, निकाले गए, तो 2000 कहाँ पे, 3 में, तो 2003 में कहाँ कितने निकाले गए, तो 2003 में काला वाला कहाँ है, तो 45 है। तो 2003 में फायर्ड कर्मचारी कितने हैं, एफ मतलब फायर्ड मतलब याद रखेंगे, तो कितना है, 45। ठीक है, 2001 में कर रहे हैं प्रमोटेड, ये वाला, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ब्लैक वाला, तो ये वाला आपका ये 25 है। तो 2000 आपका एक में कौन सा है, प्रमोटेड, ये कितना है, तो ये आपका 25 है। कह रहे हैं प्रमोटेड किए गए कर्मचारियों की संख्या में अंतर, तो दोनों में अंतर ज्ञात कर लीजिए, अंतर 20 आता है, तो 20 हो गया आंसर। बस इतना ही सिंपल ये था। कह रहे हैं 2003 से 5 के दौरान कंपनी में नियुक्त किए गए कर्मचारियों की औसत संख्या और प्रोन्नत किए गए कर्मचारियों की औसत संख्या का अनुपात। तो 2003 से 5 के बीच नियुक्त कितने किए गए, हायर्ड ये वाला 3 से और 5 के बीच में, हमको 38 लेना है, हमको 38 लेना है, हमको 50 लेना है। ठीक है, और हमको ये हायर्ड वाला है। ठीक है, 2003 से 5 के बीच में। ठीक है, 38 हमको 50 और 40 लेना है, 40 लेना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 38 और 50, 40 एकदम 128। क्या कर रहे हैं, औसत औसत मतलब तीनों का बटे 3 कर देना है ना, तो 3 करना है। नियुक्त किए गए कर्मचारियों की औसत संख्या, औसत जब भी कहे तो जितना जोड़िए उतने भाग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 128/3। अब इसका कितना, 2003 से 5 के दौरान प्रोन्नत, ये वाला 3 से 5 के दौरान, तो ये प्रोन्नत वाला हम कितना हो जाएगा, 55 40 50, 55 40 50, 55 40 पर 145/3 कितना हो जाएगा, 145/3। अब देखिए इसका कह रहे हैं कि इस औसत संख्या का अनुपात, तो 100 देखिए दो की औसत संख्या, तो 128/3 अनुपात है 145/3। ये तो वैसे हो गया, तो कितना हो जाएगा, 128/145। ठीक है, 128 नहीं देखते हमारा क्या कह रहे हैं कि 2001 में कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 500 थी। करें 2001 में जो कंपनी के कर्मचारियों की संख्या थी वो क्या थी, 500 थी। 2001 और 4 के लिए कंपनी में कर्मचारियों के प्रतिशत रूप में प्रोन्नत किए गए कर्मचारियों का अंतर क्या होगा, परसेंट के रूप में प्रोन्नत प्रमोटेड कर्मचारियों का अंतर लिखिए। ठीक है, ये बताना है ये क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे हम पहले, तो यहां पर हम देखेंगे कि प्रोन्नति किए गए कर्मचारियों, अब 2001 में हमारा कितना दिया गया है, 500, तो हम 5 हमारा कितना है, प्रमोटेड, प्रोन्नत का प्रमोटेड वाला करें ना, तो 25/500 हमारा दिया गया है, और कितना हो जाएगा गुणे 100, तो कितना हो जाता है, ये आपका हो जाए 55 25, तो ये 5% हो जाता है। ठीक है, 25 500 हमारा दिया गया है
और हमारा प्रमोटेड पूल 25/500, ठीक है। अब हमारा यहाँ क्या कर रहे हैं कि 2000 आपका 4 की बात कर रहे हैं, तो 2004 में 40 दिया गया है, तो 40 अपान कितना करेंगे, तो 40 अपान यहाँ पर आप करेंगे एक मिनट, यहाँ 500 नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 4 में आपका क्या है, कुछ फायर्ड मतलब कह रहे हैं कि कंपनी में कर्मचारियों की संख्या मतलब जो निकाल दिए गए हैं उनको तो हटा ही देना है, तो 500 थे वहां पे, ठीक है। 4 में अगर हमारा 500 यहाँ पर, एक मिनट, आपको यहाँ पर आपको क्या है, पूरा सॉल्व करना होगा। पहले मैं पूरा सॉल्व करता हूँ, नहीं तो ये ऐसे क्वेश्चन होने वाला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है, तो 2001 में कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 500 थी। 2001 में कितना कुल कर्मचारी कितने थे, 500 थे। तो 2001 में तो 500 थे, तो इसमें हटाना, ये 500 हो गए, इसको तो कुछ अब करना ही नहीं, छेड़छाड़। अब हम 2002 में चलते हैं, तो 2002 में आएंगे तो तब भी तो जैसे यहाँ पे आएंगे 2000, मतलब ये दिसंबर चल रहा है, दिसंबर से जब जनवरी चलेंगे तो यहाँ भी तो आपका 500 होंगे, तो यहाँ पर आपका 500 हो गए, ठीक है। अब यहीं पर आए गए हैं, ठीक है, यहाँ भी आए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमको दे दिया गया है कि 500 हैं, तो हमको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। 2000 किसकी बात कर रहे हैं, 2000 हम 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ कर रहे हैं, यहाँ 500 हैं। अगर हम 500 की बात करते हैं यहाँ पर, फिर कितना यहाँ पर आए हुए हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर कितना आपका जो 2000 इसमें 2 में, तो 2002 में क्या है, तो यहाँ 2002 में आपको 2002 में जितने हायर्ड हुए थे, 2001 वाले जितने, यहाँ पर ये याद रख लेंगे, 2001 में पहले 500 थे, लेकिन 2001 में हायर्ड हो गए थे, ठीक है। तो 2001 में कितने हायर्ड हुए थे, 30 हायर्ड हुए थे। इसके बाद क्या था, उसमें 2002 में कितने निकाल वो प्रमोट किए गए हैं, तो प्रमोट वाला हम देखेंगे, तो 2000 इसमें कितने प्रमोट किए गए हैं, 35 आप का प्रमोट किए गए हैं, तो इसको क्या करेंगे, आप निकाल देंगे, ठीक है। हमेशा ये 500, इसके बाद ये वाला आगे वाला जोड़ेंगे, फिर इधर वाला क्या होगा आप निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 500 प्लस 30 माइनस 35, ठीक है, तो ये कितना होगा, 395। अब यहाँ पर देखते हैं 2003 की अगर हम बात करते हैं, 2003 में क्या बात करते हैं, तो 2003 में 495, 495, ठीक है। फिर कितना आपका यहाँ हो गया, 45 यहाँ पर हायर्ड किए गए हैं, तो 45 हायर्ड किए गए हैं, निकाल दिए कितने हैं, तो यहाँ पर आपका 40 यहाँ पर क्या हो, हाँ यहाँ पर कितने निकाल दिए गए हैं, यहाँ पे आपका निकाले कितने गए हैं, 40, ठीक है। तो 40 क्या, ये नहीं, यहाँ पर निकालना है, ठीक है। देखिए ये वाला मेथड भी आपका थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, थोड़ा एक मेथड और है, दूसरा मेथड देखते हैं। ये अब देखिए, ठीक है, क्योंकि ये भी मेथड आपका थोड़ा सा लेंदी है। यहाँ पर क्या कर रहा है, 500 कह रहा है, ठीक है, कह रहे हैं प्रोन्नति, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो प्रमोटेड हैं, तो क्या हुआ, 500 प्रमोटेड, यहाँ पूरा कितना है 2001 में, तो आपका प्रमोटेड 25 है, तो 500 दिया ही गया है, तो 25 है, ठीक है। तो 100% परसेंट में पूछा है, तो 100% बराबर 25/500 गुणे 100, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5%, ठीक है। इसके बाद आपका 2004 वाला पूछ रहा है, तो 2004 में कितना है, तो 500 बटे जे 4 प्रमोटर कितना, 40, तो 40 ये लिख दीजिए। फिर 100% परसेंट पूछ रहा है, तो आपका 40/500 अपान इंटू 100, ठीक है, ये इधर आ जाता ना, ये भी कैंसिल हो गया, तो 5 8 40 हो गया, तो इसका 5 हो गया, इसका 8 हो गया। अब पूछ रहा अंतर कितना है, तो 8 माइनस 5 बराबर 3, ठीक है। तो ये वाला थोड़ा सा सिंपल मेथड है, ठीक है। कितना है, 3%, तो याद रखें, करेक्ट कर्मचारियों का अंतर 1 और 4 के बीच पूछा था, तो 3% यहाँ पर अंतर हो जाएगा, ठीक। ये वाला थोड़ा सा मेथड सिंपल है, यहाँ पर देख लीजिए। कोई मेथड अगर आपको भी पता होगा तो ये अलग से भी करिएगा, देखिएगा, हमको तो यही मेथड ज़्यादा सिंपल लगा ना, और भी कई मेथड थे,
लेकिन वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपका 2001 भी निकालना पड़ता, 2 भी निकालना पड़ता, 3 भी, फिर 4 भी, 5 पूरा निकालना पड़ता फिर अल्लाह के। इसलिए मैंने उसको स्किप करने का फैसला किया। नहीं देखते हमारा क्या है। कहा, किस वर्ष में नियुक्त किए गए हायर्ड कर्मचारियों की संख्या की तुलना में फायर्ड कर्मचारियों की संख्या अधिकतम थी? तो याद रख लेंगे कहाँ पर सबसे ज्यादा मतलब नियुक्त किया गया, तो यहाँ याद रख लेंगे 2001 में। एक में कितना, 35, ठीक है। फायर्ड कर दिए गए, हायर्ड कितने किए गए, इतने, 30 से 35, ठीक है, यहाँ 5 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद 2003 में देखते हैं, 38 से 45 हो गया, तो 38 से 45 यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो ये कौन सा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब ये किया गया है, तो यहाँ पर आपका 2003 में किया गया है, ठीक है। तो 2003 में 7 सबसे ज़्यादा किया गया, और यहाँ तो कमी है, ठीक है, यहाँ तो कमी है, यही दोनों चीज़, तो यही 2003 में आपका सही हो जाएगा। आपका क्या है, 99 का ये सही होगा, ठीक है। दो ही जगह ज़्यादा ही थे, कह रहे हैं यहाँ पर 2001 से 5 के दौरान कंपनी में नियुक्त किए गए कर्मचारियों की कुल संख्या, कह रहे हैं जो कंपनी में नियुक्त किए गए हैं हायर्ड कर्मचारी 2001 से 5 तक, उनको याद रखना है, बताना है। तो कुल कुल संख्या निकाले गए कर्मचारियों की कुल संख्या से कितना अधिक है। तो देखिए आए कितने 2000, तो यहाँ से आए वाले कितने हैं, जो जितने व्हाइट वाले हैं इनको जोड़ लीजिए। तो यहाँ कितना है, 30, 45, 38, 50, ठीक है, और 40, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 203 हो जाएगा। अब देखिए 2000 फायर्ड वाले कितने कर्मचारियों है, निकाले गए कितने हैं, तो यहाँ कौन जोड़ेंगे, अब काला वाला 35 जोड़ेंगे, फिर आप 40 जोड़ेंगे, फिर 45 जोड़ेंगे, फिर 35 जोड़ेंगे, फिर 35 जोड़ेंगे, 35 35 70, 105, 45, 190, ठीक है। तो 190 हो गया, ये याद रखेंगे, 203 माइनस 190 बराबर 13 हो गया, 13 आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आपको करना है, ठीक है। तो इतना आपको करना, सिंपल ही क्वेश्चन था, जो कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पे लगा, तो जो आपका थोड़ा सा आपका सोचने वाला, दिमाग खुद का दही बनाने वाला, यही वाला क्वेश्चन था, ठीक है। हो सकता है आप भी देखिएगा, हो सकता है कोई आपको टफ सिंपल इसका मेथड मिल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।